एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल माई इंग्लिश गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ इज़ एम आर। इज़ एम आर को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि जो इज़ एम आर है उसका यूज़ हम किस तरह के सेंटेंस में करते हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट इंट्रोडक्शन या एक ब्रीफिंग देना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स पे। हिंदी के जितने भी सेंटेंसेस हैं, जब भी आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आपको याद रखना है सबसे पहली चीज़ जो कॉमन रूल है। कॉमन रूल क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है आपको। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। ये कॉमन रूल है। ये आपको शुरू से लेके लास्ट तक आपको ये हेल्प करेगी। आप कोई भी कभी भी इंग्लिश बोलेंगे तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी इंग्लिश इनकरेक्ट हो जाएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा वर्ब सिंगुलर है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ नंबर्स को। अगर आप उसको इस वीडियो को जाकर देखेंगे आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट कब सिंगुलर होता है और वर्ब कब सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट के लिए तो बहुत इजी है, अगर किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर है, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल हो जाएगा। बट वर्ब में कुछ रूल्स होते हैं बेसिक। अगर मैं बोलूँ तो जब वर्ब अपने मेन फॉर्म में होता है, जैसे प्ले, रन, वॉक, टॉक, तो ये प्लूरल होता है। जब उस वर्ब में हम एस और ईएस लगा देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। आपको इतना याद रखना है। अब है कि अगर हम इज़ एम आर का यूज़ करेंगे तो किस सब्जेक्ट के साथ हम एम लगाएंगे, कहाँ पे हम इज़ लगाएंगे, कहाँ पे हम आर लगाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आई के साथ हमेशा एम आता है। एम का यूज़ हमेशा आई के साथ ही होता है और किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता। उसके बाद वी, यू, दे, दीज और दोज, ये आप जो भी देख रहे हो वर्ड्स, ये सब्जेक्ट्स की तरह आते हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं और इनके साथ हमेशा ही आर लगता है। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, तो यहाँ पे आर लगेगा। इन पूरे वर्ड में यू ही एक ऐसा है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। एक आदमी के लिए आप यू लगाएंगे, एक से ज़्यादा आदमी के लिए भी आप यू ही लगाएंगे और उसके साथ हमेशा आर वर्ब ही आएगा। ओके, नाउ ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट तो पता है, नेम मतलब किसी का भी नाम, राम, मोहन, सोहन, रमेश, दिस, दैट। और कोई भी सिंगुलर नाउन अगर आता है तो आप वहाँ पे इज़ लगाएंगे। मतलब इज़ सिंगुलर है, आर प्लूरल है और एम भी सिंगुलर है और ये हमेशा आई के लिए यूज़ होता है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। जब भी आप कोई यूज़ पढ़ेंगे, चाहे वो इज़ एम आर का यूज़ हो, वॉज वर्ड का यूज़ हो, हैज़, हैव, हैड का यूज़ हो, या आगे बहुत सारी यूजेस जो आप पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा वर्ब, और ये सारे वर्ब्स होते हैं, इज़ एम आर जो भी है ये वर्ब्स हैं, तो ये सिंगुलर कब, इसमें सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। सो इज़ एम आर में याद रखिएगा, एम और इज़ सिंगुलर होता है, एम का डेडिकेटेडली यूज़ होता है ओनली एंड ओनली आई के साथ। इज़ सिंगुलर है, कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा या सिंगुलर प्रोनाउन रहेगा तो उसके साथ आप इज़ का यूज़ करोगे। आर का यूज़ आप उसके साथ करोगे जो प्लूरल है। ओके, नाउ रूल नंबर 3, एम और इज़ सिंगुलर नंबर है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। आर आपका प्लूरल नंबर है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। इज़ एम आर का यूज़ कहाँ करेंगे? इज़ एम आर का यूज़ हम करेंगे, सबसे पहले तो हमें सेंटेंस पहचानने की ज़रूरत है। सेंटेंस को पहचानने के लिए मैंने आपको बताया है, हमेशा हम हिंदी सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे क्या लगा है। तो रूल कहता है कि जब किसी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंत में, याद रखिएगा सेंटेंस के अंत में नहीं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंत में
हैं हूँ, हो, होता है, रहता है और लगता है। ये जो आप देख रहे हो इसमें से कोई सा भी वर्ड अगर किसी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंत में यूज होता है तब उस आप वहाँ पे इज एम आर का यूज करेंगे। ओके, जैसे नीचे लिखे दिए गए जो सेंटेंसेस है उस पर देखिए। मैं एक विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी क्या है? एक नाउन है। हम सब ईमानदार हैं, लास्ट में हूँ आया विद्यार्थी के पहले। यहाँ पे हैं आया ईमानदार के पहले, इसलिए ईमानदार एडजेक्टिव है। किसान के बाद हो आया है, इसलिए किसान, किसान क्या है? नाउन है। अच्छे गुड को बोलते हैं तो इसके लास्ट में हैं आया है। लड़के नाउन है, ओके, प्लूरल नाउन। लड़का सिंगुलर नाउन, इसके लास्ट में हैं आया, यहाँ पे है आया, यहाँ पे है आया। अब देखिए क्या बोलता है हो तो हो गया। अब है होता है, रहता है, लगता है। जैसे दूध मीठा होता है तो लास्ट में होता है लगा है। दूध मीठा लगता है, दूध उजला होता है और दूध उजला रहता है। ये जो भी लास्ट में है हो दिया हुआ है ना, ये हमें ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के लास्ट में आ रहा है। तो जब भी लास्ट में है हूँ, होता है, रहता है, लगता है, अगर ऐसा लगा रहेगा तो आप वहाँ पे इज एम आर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के अंत में है हूँ होना चाहिए, तब आप वहाँ पे इज एम आर का यूज़ करेंगे। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वन है राम जाता है, ओके, और वह राम है। यहाँ पे दो सेंटेंस मैंने लिखा, दोनों के लास्ट में है लगा हुआ है, ओके, बट है के ठीक पहले क्या है? राम है दूसरे सेंटेंस में, और पहले सेंटेंस में जाता है। ये जाना क्या है? एक्शन वर्ड है तो ये वर्ब हो गया। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन हो गया। तो इज एम आर का यूज़ आप तब कब करेंगे? रूल क्या कहता है? इज एम आर का यूज़ आप तब करेंगे जब किसी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंत में है हूँ, होता है, रहता है लगा रहे। तो जो दूसरा सेंटेंस है राम, ये नाउन है और नाउन के लास्ट में, नाउन के अंत में है आया है, इसीलिए यहाँ पे इज एम आर का यूज़ करना सही है। यहाँ पे है लास्ट में, बट इसके पहले वर्ब आया है, इसीलिए यहाँ पे इज एम आर का यूज़ करना गलत है। यहाँ पे इज एम आर का यूज़ नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हो राम इज गो तो ये गलत हो जाएगा, ओके, ये गलत हो जाएगा। वह राम है, ही इज राम, ये करेक्ट होगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी है हूँ लास्ट में लगा है तो हम वहाँ पे इज एम आर यूज़ नहीं करेंगे। हम इज एम आर वहीं यूज़ करेंगे जहाँ है हूँ के ठीक पहले नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब यूज़ हुआ है, या फिर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के ठीक बाद है हूँ यूज़ हुआ है सेंटेंस के लास्ट में। ओके, एग्जाम्पल के लिए 1 से लेके 13 तक यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इधर वाला लेफ्ट साइड में जितने भी हैं वहाँ पे सबके लास्ट में हैं हूँ हो लगा हुआ है, और उसके ठीक पहले जो हाईलाइटेड है, रेड में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये नाउन्स हैं और एडजेक्टिव्स हैं। 10 से लेके 13 का जो वर्ड है यहाँ पे मीठा और उजला, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, मीठा एडजेक्टिव है, उजला भी एडजेक्टिव है, और इसके बाद होता है, रहता है, लगता है, ये वर्ड आया है लास्ट में, तो इसके साथ भी हम इज एम आर का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट, इसका ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है। ओके, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब इसको बनाना कैसे है ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए इज एम आर का यूज़ है। मैंने आपको बोला था किसी भी सेंटेंस को, किसी भी यूज़ को जब आप किसी भी यूज़ को जब आप सेंटेंस में यूज़ करते हो, सेंटेंस फ्रेम करने में, तो उस सेंटेंस को आप 5 या 6 तरीके से बोल सकते हो।
ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैं सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जिसका नाम है सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप उस वीडियो को जाके देखिए, वहाँ आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। और यहाँ अगर वहाँ पे देखने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। बाकी यहाँ पे भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, कोई भी जो सेंटेंस है, चाहे वो टेंस आप टेंस के बेसिस पे ट्रांसलेट कर रहे हो या फिर नॉर्मल यूज़ जैसे इज एम आर या वॉज वर है, इसके बेसिस पे ट्रांसलेट कर रहे हो, तो स्ट्रक्चर सबका सेम ही रहेगा। ओके, ये जो जैसे मान लीजिए कुछ बनाना है, सांचा, तो सांचा होता है ना, वो सेम वही है। सो यहाँ पे जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले आपको, जब हिंदी से इंग्लिश में आप लिखो बनाओगे ट्रांसलेट करोगे, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है इज एम आर और उसके बाद लगाना है नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। अब मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, मेरा दोस्त वहाँ है, ये वाला सेंटेंस। ओके, मेरा दोस्त वहाँ है। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जानना है सब्जेक्ट क्या है उसका, उसके बाद उसका वर्ब क्या है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये दोनों को जानना है। तो सबसे पहले देखेंगे इस जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को पहचानिए। सब्जेक्ट को पहचानने का रूल क्या है, पहला, काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरा, जिसके बारे में बात की जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो मेरा दोस्त वहाँ है, ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे हम एक्शन वर्ड तो यूज़ हुआ नहीं है यहाँ पे, जिसके बारे में बात हो रही है। तो किसके बारे में बात हो रही है, मेरे दोस्त के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा दोस्त हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद इसका वर्ब क्या है कि इंग्लिश क्या हो गई, इज एम आर में से कुछ भी लगाना है एज पर सब्जेक्ट, और उसके बाद में नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। सो जो वहाँ वर्ड है ना, ये वहाँ एडवर्ब है। ओके, तो अभी इसको ट्रांसलेट जब करेंगे तो हम रूल देखेंगे। एक सेंटेंस हो गया हिंदी का, इसका रूल क्या कहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है। सो सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा फ्रेंड, मैंने एज इट इज़ यहाँ पे माई फ्रेंड लिख दिया। दूसरे नंबर पे तो एक नंबर का काम खत्म हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, इज एम आर यूज़ करना है। तो इज एम आर, यहाँ पे सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, इसके साथ इज यूज़ करना है, एम या आर, ये कैसे डिसाइड होगा। तो यहाँ पे प्रीवियस वाले पेज पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ देखिए, एम और इज सिंगुलर होता है, आर प्लुरल होता है। एम का यूज़ हमेशा आई के साथ करोगे आप, आर का यूज़ हमेशा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, और ही का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करोगे, जिसमें ही, शी, इट, नेम्स, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन आता है। चलते हैं प्रीवियस पेज पे। यहाँ पे मेरा दोस्त सिंगुलर है या प्लुरल है। जब मैं मेरा दोस्त बोल रहा हूँ तो मैं एक दोस्त की बात कर रहा हूँ, तो वो सिंगुलर हो गया। अगर मैं बोलता हूँ मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो प्लुरल हो जाएगा। बट यहाँ पे मेरा फ्रेंड वो जब मैं बोलता हूँ तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें इज एम आर में से इज़ यूज़ करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इज़ यूज़ कर लिया। अब तीसरा क्या कहता है, मैंने सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, मैंने वर्ब यूज़ कर लिया। अभी क्या है, नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी आया है सेंटेंस में उसको एज इट इज़ लिख देना है। तो मैंने लिखा वहाँ, वहाँ की इंग्लिश होती है देयर, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये हो गया एडवर्ब। तो इस तरह से एक सेंटेंस बन गया, मेरा दोस्त वहाँ है, माई फ्रेंड इज़ देयर। अब दूसरे सेंटेंस पे गौर कीजिए, ये नेगेटिव का सेंटेंस है। नेगेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करो, उसके बाद इज एम आर यूज़ करो, बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह। इन दोनों में डिफरेंस यही है अफर्मेटिव और नेगेटिव में, कि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज़ होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर आपने नेगेटिव वर्ड हटा दिया तो वो अफर्मेटिव हो जाएगा। और इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, अगर आप नेगेटिव वर्ड हटा दो तो दोनों सेम है स्ट्रक्चर। तो ओनली नेगेटिव वर्ड यूज़ करे हुए तो वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हटा दिया तो वो अफर्मेटिव हो गया।
इसका रूल क्या कहता है नेगेटिव सेंटेंस में? तो सबसे पहले हम देखिए हिंदी में क्या होना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस। रूल देखिए क्या बोल रूल रूल कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा रहता है। ये ऑलरेडी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, उसको आप देख सकते हो, वहाँ पे दिया हुआ है टाइप ऑफ सेंटेंसेस में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे है मेरा दोस्त वहाँ नहीं है। अगेन सबसे पहले मैं क्या देखूँगा, मैं सब्जेक्ट को फाइंड आउट करूँगा। सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, तो मैंने माई फ्रेंड यहाँ पे लिख दिया। माई फ्रेंड सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, इज एम आर लिखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इज भी लिख दिया। अब उसके बाद में है इस सेंटेंस में अगर कोई नेगेटिव वर्ड आया है, नेगेटिव आया ना नहीं, तो मैं क्या करूँगा, नॉट लिख दूँगा। ओके एंड देन उसके बाद इज ये यूज़ हो गया, ये नेगेटिव वर्ड भी यूज़ हो गया। अभी है नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज़ करना है, तो वहाँ एडवर्ब है, मैंने जो भी है वो यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हो गया माई फ्रेंड इज़ नॉट देयर। ओके नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पहले क्या लगा रहेगा, तो क्या मेरा दोस्त वहाँ है, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, रूल देखिए, सबसे पहले आपको इज एम आर लगाना है और इज एम आर आपको लगेगा हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगेन सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है मेरा दोस्त। मेरा दोस्त क्या है, सिंगुलर है, तो इसीलिए आप सबसे पहले इज एम आर बोल रहे हैं ना, तो आपने इज लगा दिया। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, तो मैंने यहाँ पे मेरा दोस्त लगाया। याद रखिएगा सब्जेक्ट चाहे सबसे पहले आए या बीच में आए या कहीं पे भी आए, आपको हमेशा वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। पहला है सबसे पहला रूल इज एम आर यूज़ कर लिया मैंने। दूसरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने माई फ्रेंड लिख दिया। अब है थर्ड में क्या बोल रहा है, नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो वहाँ एडवर्ब है, मैंने एज इट इज़ यहाँ पे वहाँ लिख दिया एंड क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सो क्या मेरा दोस्त वहाँ है, इज़ माई ब्रदर देयर, इज़ माई फ्रेंड देयर। ओके नाउ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन भी हो और नेगेटिव भी हो। हिंदी का रूल क्या कहता है, हिंदी के सेंटेंस में कैसा रहेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेंटेंस के पहले क्या लगा रहे और नहीं भी लगा रहे बीच में। क्या मेरा दोस्त वहाँ नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या कहता है, दोनों का रूल अगेन सेम है। अंतर क्या है, ओनली इस नेगेटिव वर्ड का। आप ये नेगेटिव वर्ड अगर हटा दोगे तो ये इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों सेम हो जाएंगे। तो डिफरेंस केवल नेगेटिव का है, जस्ट एग्जैक्टली अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे भी देखिए इज एम आर सबसे पहले है, यहाँ पे भी इज एम आर है। तो मैंने सब्जेक्ट का इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन सबसे पहला काम सब्जेक्ट फाइंड आउट। मेरा दोस्त सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। सबसे पहले इज एम आर लगाना है, तो मैंने यहाँ पे इज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, माय फ्रेंड लिख दिया। उसके बाद क्या है, अगर कोई नेगेटिव वर्ड है तो यूज़ करना है, तो मैंने नॉट लगा दिया। उसके बाद नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब है तो एडवर्ब लगा दिया। इज़ माई फ्रेंड नॉट देयर, क्या मेरा दोस्त वहाँ नहीं है, इज़ माई फ्रेंड नॉट देयर। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको आईपी शॉर्ट में कहते हैं, आई फॉर इंट्रोगेटिव, पी फॉर प्रोनाउन, और इसको डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी कहते हैं। तो हिंदी में कैसा सेंटेंस होगा, तो इसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में। जब किसी सेंटेंस में कब, कैसे, कौन, कहाँ, कितना, अगर ये वर्ड यूज़ हो जाता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है मेरा दोस्त वहाँ क्यों है, तो ये जो क्यों वर्ड आया ना, ये है आपका WH विच इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको बनाने का रूल क्या है, तो आप अगर देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पे एज इट इज़ है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरह। डिफरेंस क्या है, या अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव से आप कंपेयर करेंगे तो ओनली WH वर्ड पहले आ गया। अगर मैं WH को हटा दूँ तो यहाँ पे भी एक नंबर पे इज एम आर है, यहाँ पे इज एम आर हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा। सो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस और आईपी सेंटेंस में डिफरेंस केवल आईपी वर्ड का है जो कि पहले आता है। ओके तो कोई भी क्वेश्चन जब आप करोगे ना, तो हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में हमेशा जो वर्ब होता है ना, वो हमेशा पहले आता है। ओके
आप देखो यहाँ से, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये तीनों में वर्ब सबसे पहले आया है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इंट्रोगेटिव में सबसे पहले वर्ब आया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी सबसे पहले वर्ब आया बट नॉट यूज़ हो गया है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में स्ट्रक्चर सेम है, इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ओनली आईपी वर्ड यूज़ हो गया है बस। अभी देखिए, मेरा दोस्त वहाँ क्यों है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? रूल नंबर 1 ये बोल रहा है क्या? सबसे पहले आपको WH क्वेश्चन या IP वर्ड जो भी है वो लिख देना है एज इट इज़। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, मैंने यहाँ पे वाई लिख दी। दूसरा क्या बोल रहा है? इज एम आर लगाओ। इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगाना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट सेंटेंस में? फाइंड आउट करो, मेरा दोस्त। तो मैंने पहले WH लिखा, फिर मुझे इज एम आर यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मुझे पता चल गया, मेरा दोस्त सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, मैंने यहाँ पे इज लगा दिया। दूसरा नंबर का काम ख़त्म। तीसरा बोल रहा है सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है? मेरा दोस्त, मैंने मेरा दोस्त लिख दिया। अभी क्या है? कोई नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव वर्ड लगाओ। इस वाले सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, ओके, तो उसके बाद नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लिखना है? नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया देयर, ओके, एडवर्ब। अब देखिए ये दूसरा सेंटेंस, मेरा दोस्त वहाँ क्यों नहीं है। ये सब कुछ सेम है, ओनली नहीं वर्ड यूज़ हो गया ना, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। रूल क्या कहता है? सबसे पहले WH क्वेश्चन, मैंने WH लिख दिया वर्ड वाई। इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट है मेरा दोस्त, मैंने यहाँ पे लिख दिया इज एंड माई फ्रेंड। अब क्या कह रहा है? कोई नेगेटिव वर्ड है तो लगाना है। तो इस वाले पहले वाला जो सेंटेंस है इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं था, बट यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ गया, तो मैं जो नेगेटिव वर्ड कहाँ पे यूज़ करूँगा? सब्जेक्ट के ठीक बाद में। मैंने नॉट यहाँ पे यूज़ कर दिया। उसके बाद क्या है? नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब में से एडवर्ब था, मैंने एडवर्ब को यूज़ कर दिया देयर। तो मेरा दोस्त वहाँ क्यों नहीं है? वाई इज़ माई फ्रेंड नॉट देयर। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो आपके पास जो कोई भी ट्रांसलेशन की बुक होगी ना, उसमें आप अफर्मेटिव के सेक्शन में या नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सेक्शन में आप जब जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे आप इसी तरह से ट्रांसलेशन बनाएंगे। सबसे पहले आप ट्रांसलेशन लिख के बनाएंगे रूल्स को फॉलो करते हुए, एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे? वर्बली ट्रांसलेट करेंगे। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पे आपने समझा कि कब हम यूज़र इज़ एम आर को यूज़ करेंगे, किस तरह के सेंटेंस में यूज़ करेंगे, कैसा सेंटेंस होगा वहाँ जहाँ पे हम इज़ एम आर यूज़ करेंगे, ये आपको यहाँ पे पता चल गया। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको ये रूल अप्लाई करके ट्रांसलेशन बनाना है। पहले लिख के बनाना है, उसके बाद में उसको वर्बली ट्रांसलेट करना है। वर्बली जब आप ट्रांसलेट करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रांसलेट करने की जो स्पीड है, जो कैपेबिलिटी है, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती चली जाएगी। और आप एक समय आएगा जब आप सोचोगे और ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वो ट्रांसलेशन निकलेगा। तो स्पीड जितनी ज़्यादा होगी ना, उतनी ज़्यादा आपको फ्लुएंसी आएगी। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप एक एक्सरसाइज बनाइए इस यूज़ का, एंड देन उसके बाद उसको वर्बली ट्रांसलेट करिए। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये था हमारा इज़ एम आर का यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर इसको समझने में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, अपने कन्फ्यूजन्स को, क्वेश्चंस को आप भेजिए, मैं उसको आंसर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिल सकती है या हेल्प हो रही है, आपके लिए वैल्यू ऐड है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, नोटिफिकेशन आएगा आपको, और इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।